प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर का सारांश आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको इस पाठ का सार तथा शब्दार्थ लिखवाएंगे। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं आया, तो सभी शब्दार्थ हैं और आज हम उसको लिख करके याद करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे पाठ के सार से। तो बच्चों, हमारा 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर, जैसा कि नाम से ही पता है कि यह जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है के बारे में, और ये पत्र के माध्यम से इस पाठ को लिखा गया है। इस पत्र को लिखने वाली है एक आपकी उम्र की ही एक लड़की, जिसका नाम है सारिका। वह अपनी सहेली, हम कहेंगे या सखी को ये पत्र लिख रही है। जब वह जयपुर घूमने गई तो उसने 2 दिन जयपुर की सैर की। वहाँ के जितने भी देखने लायक स्थल थे उन सबको देखा। और जैसे कि आपको पता है, बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा होती है। कोई नई चीज़ देखने के बाद वे तुरंत अपने माता पिता या फिर हम कहेंगे दोस्तों से वो उसको शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो सारिका का भी यही ख्याल था कि जब उसने जयपुर देखा उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो जयपुर के बारे में वह भी अपनी सखी मीरा को बताने के लिए ये पत्र लिखती है। तो ये पत्र है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के बारे में आप जानते ही हैं कि ये पत्र, अनौपचारिक पत्र, हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो इस पत्र के माध्यम से सारिका ने जयपुर के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। यहाँ तक कि अगर आपने जयपुर नहीं भी देखा और अगर आपने इस पाठ को पढ़ा हो तो आप जयपुर के बारे में बहुत सी बातें जान गए होंगे। तो ये पत्र लिखा गया था सारिका के द्वारा, और शायद मीरा भी सारिका के साथ दिल्ली ही रहती थी। वह घूमने के लिए ही जयपुर आई थी, जैसा कि हमें पता है। तो पत्र में क्या क्या था उसका हम सार आपको बताते हैं। तो सारिका पत्र में बताती है कि वे 2 दिन पहले जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने इन 2 दिनों में जयपुर के जितने भी दर्शनीय स्थल थे उनका दर्शन किया। और पहले दिन उसने 3 चीज़ें देखी। जयपुर की जो सबसे हम कहेंगे प्रसिद्ध इमारत हवा महल, उसका उसने दर्शन किया और वो काफ़ी उससे प्रभावित थी, क्योंकि वह भवन निर्माण कला का एक सुंदर उदाहरण भी था। इसके बाद उसने जंतर मंतर, जो कि जयपुर के हवा महल के ही पास में है, वो एक वेधशाला है। वेधशाला आपको पता ही है बच्चों, जहाँ पे तारों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे वेधशाला कहते हैं। और ये भी महाराज जयसिंह ने ही इस वेधशाला को बनवाया था। उसके बाद पहले दिन का तीसरा स्थल उन्होंने देखा रामनिवास बाग। रामनिवास बाग जो है, जैसा कि नाम से ही पता है, एक बहुत बड़ा बगीचा है, बाग है। तो यहाँ केवल पेड़ पौधे ही नहीं हैं, यहाँ पे मछली घर है, जिसे कि हम एक्वेरियम के नाम से आप जानते हैं, चिड़ियाघर, जहाँ पे अलग अलग तरह के जानवरों को रखा जाता है, और वनस्पति संग्रहालय यह भी है। तो केवल वो बगीचा ही नहीं, यहाँ पे चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय, मछली घर, ये सब भी है जिसे कि लोग आमतौर पर देखना पसंद करते हैं। और यहाँ का सबसे जो प्रसिद्ध है वो है
रामनिवास वहाँ का कला संग्रहालय, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है अपने, हम कहेंगे किसके संग्रह के लिए, राजा महाराजाओं के वस्त्रों के संग्रह के लिए, उनके अस्त्र शस्त्र के संग्रह के लिए मशहूर है। और उनके महाराजाओं के चित्र भी इस संग्रहालय में रखे गए हैं। दूसरे दिन सारिका पहुंचती है आमेर का किला देखने। ये किला बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, और ये पहाड़ी पर बना है। तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि यह कैसे बना होगा। आमेर का किला लगभग 14 किलोमीटर दूर है जयपुर से, और इस किले में शीश महल जो है वो सचमुच देखने लायक है। उसके बाद जब वे लौट रहे थे आमेर का किला देखकर, तो रास्ते में मनसागर झील पे रुकते हैं। मनसागर झील की विशेषता क्या है कि मनसागर झील में एक बहुत ही सुंदर जल महल है, मतलब ये झील के बीचों बीच बना एक जल महल है। इसका निर्माण लगभग 1799 ईस्वी में करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा, और यह आराम स्थल के रूप में वे इसका प्रयोग करते थे आराम करने के लिए। ये उनका, हम कहेंगे, राजभवन नहीं था, आरामगाह के रूप में या आनंद स्थल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। जब वे शायद शिकार पे निकलते हों या राजमहल छोड़ करके बाहर घूमने निकलते हों, तो ये इसका प्रयोग करते थे। और इस झील की खासियत है कि यहाँ पे बड़े सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके बाद वे जयपुर का, हम कहेंगे, गुड़ियाघर देखा उन्होंने, और तारामंडल भी देखा, लेकिन तारामंडल में जो होने वाला एक विशेष शो वो नहीं देख पाई, क्योंकि शायद उनके पास समय की कमी थी। सारिका ने इसके बारे में बताया कि शायद समय की कमी थी, नहीं तो वे तारामंडल का जो शो था वो अवश्य देखते। और इसके अलावा सारिका ने राजस्थान के लोक नृत्य का मजा लिया, उसने देखा, यहाँ तक कि उसने नाचा भी, जो कलाकार थे उनके साथ नाचा भी। और राजस्थान के जो मुख्य व्यंजन हैं, जैसा कि आपको पता है, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, उसका भी उन्होंने स्वाद लिया। अब वह उदयपुर, झीलों का शहर जो है, उदयपुर जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने अपना पत्र इसी पर समाप्त किया। तो ये था सारिका द्वारा लिखा गया जयपुर का यात्रा वृत्तांत, बोलेंगे, पत्र के माध्यम से उसने लिखा। तो ये था हमारा, आज अब हम चलेंगे, ये था पाठ का सारांश। अब हम चलते हैं शब्दार्थ। तो इस पाठ के कोई भी शब्दार्थ और मुहावरे, जैसे कि आपको पता ही है, मुहावरा कोई भी नहीं आया है, सभी के सभी शब्दार्थ है। तो मैं आपको शब्दार्थ लिखता हूँ। सस्नेह, हमारा जो पहला शब्द है, स से पहला शब्द है सस्नेह। तो स्नेह सहित, सस्नेह का स्नेह के आगे लगा है स, इसका अर्थ होता है प्यार सहित, प्यार सहित। तो आमतौर पे हम लोग ऐसे ही बात पत्रों में लिखते हैं ना, जैसे सस्नेह मतलब प्यार सहित, कुशल, ऐसे नहीं लिखते कि हम कुशल हैं, लिखते हैं हम सकुशल हैं, मतलब कुशलता के साथ, कुशलता के साथ सकुशल। तो उसी तरह सस्नेह मतलब प्यार सहित, स्नेह सहित हम कह सकते हैं। वेदशाला, दूसरा शब्द है हमारा वेदशाला।
वह स्थान जहां नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के यंत्र हो। तो संक्षेप में कहा जाए कि जो वेधशाला होती है ये वो स्थान होता है जहाँ पे अलग अलग यंत्र रखे जाते हैं जिससे कि मदद से तारों का अध्ययन कर सकते हैं, नक्षत्रों का, ग्रहों का कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सन डायल, सूरज की रोशनी से समय का पता चल जाता है। सूरज एक तारा है, आपको पता ही है। तो क्या समय हुआ है तो एक यंत्र बना होता है और यंत्र पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस यंत्र में कहाँ तक परछाई आई है, कितना दिन बचा है, वो मिनटों के हिसाब तक होता है। तो उसे हम कहते हैं सन डायल इंग्लिश में कहा जाता है, या सूर्य घड़ी हिंदी में कहा जाता है। तो यंत्र इसमें कहते हैं। वेधशाला में तरह तरह के यंत्र होते हैं जिससे कि तारों, ग्रहों की जो गणना की जाती है। यहाँ तक कि समय के बारे में मैंने बताया कि समय तक पता चल जाता है इनकी वजह। तो अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला बनी होती है। तो इस पाठ के अनुसार यहाँ जंतर मंतर एक वेधशाला जयपुर में भी है। असल में भारत में 3 जंतर मंतर, तो एक है जयपुर में, दूसरी है नई दिल्ली कनॉट प्लेस के पास में है, और तीसरी वाराणसी में। तो अगर आपकी जानकारी के लिए एक हमारे शहर में भी है। तो यहाँ पे वेधशाला में क्या होता है, यहाँ तारों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए होते हैं, उसके ऊपर से ग्रहों की, नक्षत्रों की गणना की जाती है, शोध किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, हम कह सकते हैं। अगला है हमारा तीसरा है अधिकांश। अधिकांश का अर्थ होता है ज्यादातर, तो ये शब्द आया है हमारे पाठ में कि जयपुर की अधिकांश इमारतें गुलाबी रंग की। तो गुलाबी रंग क्यों है, क्योंकि स्थानीय जो खान से जो पत्थर निकाले जाते थे वो गुलाबी रंग के थे और उन्हीं से इमारतें बनी थी, प्राचीन इमारतें जितनी थी। तो सबका रंग गुलाबी रंग का ही है। तो अधिकांश का मतलब होता है ज़्यादातर, ये नहीं कि सभी। हो सकता है कि जो अब नई इमारतें बन रही हों उसमें उन पत्थरों का प्रयोग न किया जा रहा हो। तो अधिकांश जो पुरानी इमारतें हैं वे गुलाबी रंग की हैं। तो अधिकांश का अर्थ होता है ज़्यादातर या अधिकतर, हम कह सकते हैं। राजधानी, राजधानी का अर्थ होता है देश के शासन का केंद्र, देश के शासन का केंद्र। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि राज्यों का भी शासन का केंद्र होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का आपको पता है लखनऊ जो है राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश का जो शासन का केंद्र है वो लखनऊ है। हमारे देश का जो शासन का केंद्र है नई दिल्ली। तो यहाँ पे जो
हमने लिख रखा है देश के शासन का केंद्र, तो राज्यों की भी राजधानी होती है और देश की भी राजधानी होती है। इसका आपको फर्क पता चल ही गया होगा कि जो राज्य के शासन का जो केंद्र होता है वो राज्य की राजधानी होती है, और देश की राजधानी, किसी देश की राजधानी उस देश के शासन का केंद्र होता है। जैसे भारत देश है, इसके शासन का केंद्र है नई दिल्ली, और राज्य के भी शासन की, राज्यों की भी राजधानी होती है, उनका जो शासन का केंद्र होती है वो राज्यों की राजधानी कहती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का की जो राजधानी है, शासन का केंद्र है, वो लखनऊ है। ठीक उसी तरह तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो आपको मेरे ख्याल से दोनों अंतर पता चल गया होगा। अगला है निर्माण, पांचवा है निर्माण का अर्थ है बनाने का काम। बनाने का काम, रचना। बनाने का काम या रचना, तो निर्माण, जैसे कि जयपुर की जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया है, बनाने का काम या रचना इसे कहते हैं। तो निर्माण का अर्थ है बनाने का काम। मैं इसके बाद मिटा देता हूँ। छठा शब्दार्थ लिखाने के लिए आप इसे नोट कर लिया हो। निर्माण है छठा पर्यटक। ये तो आसान शब्द है। सैलानी भी कह सकते हैं या घूमने आने वाले। सैलानी घूमने आने वाले। तो जैसा कि आपको पता है, पर्यटक अर्थ है सैलानी। सैलानी दो प्रकार के होते हैं, या पर्यटक हम कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक देशी, जो देश के होते हैं, अपने देश से ही दूसरे राज्य से आए होते हैं, उन्हें देशी पर्यटक कहते हैं। एक होता है विदेशी, जो किसी अन्य देश से आए होते हैं। तो जयपुर को देखने के लिए हम, जैसे पाठ में बताया भी गया है, जयपुर देखने के लिए देशी पर्यटक भी आते हैं, सैलानी आते हैं, और विदेशी सैलानी भी आते हैं। तो देशी सैलानी आपको अर्थ पता है, जो अपने ही देश के हैं। जैसे आप बनारस में रहते हैं, अगर आप जयपुर जाएंगे देखने के लिए, घूमने के लिए, तो आप देशी सैलानी कहलाएंगे, क्योंकि आप देश के ही हैं। आपका देश भी भारत है, तो आप देश के ही हुए सैलानी। और कोई दूसरे देश से आएगा, कोई जैसे हम कहेंगे फ्रांस से आया, यूरोप से कोई आया है, तो विदेशी सैलानी। और सैलानी का काम क्या होता है? घूमने आने वाला है। बहुत अच्छा बताया है इसने, जैसे घूमने आने वाला। तो इनका जो काम होता है, मुख्य होता है लोग नई जगह देखना, जानकारी इकट्ठा करना, और हर मनुष्य में जिज्ञासा होती है नई जगह देखने की, वहाँ के संस्कृति को देखना, वहाँ की इमारतों को देखना। तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग ताजमहल को देखने आते हैं, इमारत जो है, और विश्व की सबसे सुंदर इमारत में आती है। तो उसी तरह जयपुर भी लोग हवा महल देखने के लिए जाते हैं। जयपुर शहर ही जो है काफ़ी सुंदर है। तो पर्यटक को हम क्या कहेंगे? सैलानी भी कैसे कहेंगे, या घूमने आने वाले। पर्यटक घूमने आने वाले और सैलानी कहलाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम इसका जो है दूसरा, अभी पूरे शब्दार्थ नहीं हुए हैं,
तो बाकी जो शब्दार्थ बचे हैं उनको कल लिखवाएंगे और करेंगे। आप इनको याद कर लें, जितने अभी हमने आपको 6 शब्द लिखवाए हैं उसको लिख करके याद कर लें। आज के लिए बस इतना ही।